स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने देशवासियों को, अपने प्यारे झारखंड वासियों को, चंदनकारी मेरे विधानसभा क्षेत्र के वासियों को, बोकारो जिले के वासियों को। यह स्वतंत्रता बड़े ही कठिन संघर्ष के बाद हमें मिली है। आज जिस तरह से हालात हैं अपने पड़ोसी देशों में, इससे हमें अपने स्वतंत्रता का महत्व समझ में आता है। हम अपने संविधान की ताकत को, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को और ज्यादा ईमानदारी के साथ एक नागरिक होने के नाते हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, ऐसा संकल्प लेने के लिए आप सभी को एक बार पुनः आग्रह करते हुए स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिंदत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा तैयारी में जुटी हुई है। इसके मद्देनजर शुक्रवार को झारखंड भर के मंडल अध्यक्षों की एक बैठक रांची में आयोजित हुई। इस कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा शामिल हुए। बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। हेमंत बिश्व शर्मा ने सभी मंडल अध्यक्षों को संबोधित करते हुए जमीनी तैयारियों को पुख्ता करने को कहा, साथ ही चुनाव जीतने का मंत्र भी दिया। इस बैठक के विषय में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी मंडल अध्यक्ष को चुनाव के लिए तैयार रहना बेहद ही जरूरी है। चुनाव को लेकर बूथ स्तर से लेकर मंडल तक संगठन मजबूत है। आज मंडल अध्यक्ष को क्या टिप्स दिए सर? देखिए, मंडल अध्यक्ष लोगों को मैंने यही बताया कि हमें चुनाव के लिए तैयार हो जाना चाहिए और चुनाव अगली जब भी देगा बूथ से लेकर मंडल तक हमारा संगठन एकदम शक्तिशाली रहना चाहिए। सबका मूड बहुत अच्छा है, फीडबैक भी अच्छा है। वहीं झारखंड की राजनीतिक गलियारों में इन दिनों सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा खूब हो रही है। इस बात पर बल तब और मिल जाता है जब भाजपा नेता अपने मुख से चंपई की तारीफ करते नहीं थकते। असम के मुख्यमंत्री व बीजेपी चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा भी कई मंचों से चंपई सोरेन की तारीफ करते नजर आ चुके हैं। आज भी उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए चंपई के 5 महीने के कार्यकाल को बेहतर बताया। देखिए, चंपई सोरेन जी ने ही झारखंड को जेएमएम का 5 साल का जो कार्यकाल हुआ, वही जो 6 महीना था, जो 6 महीना में थोड़ा सा कम हुआ। मैया योजना किसने अनाउंस किया? चंपई सोरेन ने अनाउंस किया, लेकिन आज उनका फोटो कहीं भी नहीं। सर इधर देखिए। तो इसीलिए मेरा सम्मान चंपई जी का साथ है, लेकिन पॉलिटिकल बात हमको करना नहीं है। वहीं राज्य भर के गृह रक्षकों ने पुलिसकर्मियों के समक्ष दैनिक कर्तव्य पारिश्रमिक दिए जाने के निर्णय पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार व्यक्त किया है। गृह रक्षकों ने शुक्रवार को आवासीय कार्यालय परिसर पहुंचकर जश्न मनाया। सभी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई दी और आभार जताया। बता दें कि झारखंड सरकार ने 12 अगस्त को होमगार्डों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष दैनिक कर्तव्य भत्ता और प्रशिक्षण भत्ता देने का निर्णय लिया है। नए आदेश के मुताबिक शहरी और ग्रामीण गृह रक्षकों को 500 रुपए दैनिक कर्तव्य भत्ता की जगह पुलिस कर्मियों के समकक्ष 1088 रुपए भत्ता मिलेगा। इस आशय का पत्र गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव राधेश्याम प्रसाद के हवाले से जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि 8 मार्च 2019 को संकल्प जारी कर दैनिक कर्तव्य भत्ता और प्रशिक्षण भत्ता 500 रुपए किया गया था। आप संवर्ग के लोगों का डिमांड था, उसके अनुरूप हमने आज आप लोगों के लिए जो निर्णय लिया है, मुझे लगता है कि ये निर्णय तो पहले होना चाहिए था, लेकिन संयोगवश, दुर्भाग्यवश कहिए कि विगत समयों में बहुत कम ऐसे निर्णय हो पाए हैं जहां
हम ये देख सकें कि राज्य के कर्मचारी हो, राज्यवासी के चेहरों पर खुशी हो। लेकिन विगत 4.5 साल के कार्यकाल में हमने इसी परिसर में अनेकों संवर्ग के लोग आए और अपनी खुशियों को इजहार किया। और हम चाहते हैं कि जिस तत्परता के साथ आप लोग सरकार के अभिन्न अंग के रूप में कार्यरत है, आपको भी मान सम्मान के साथ और स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है। और ये हमारा मानना है कि आप सब लोगों को आपका अधिकार दिया जाए। और हम लोग सरकार चलाने वक्त बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और उस विषय में हम हमेशा सरकार के कर्मचारियों को हर निर्णय पर उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, इसका हम प्रयास करते हैं। इतना खुश हैं कि हमारे माननीय हेमंत सोरेन को शिष्टाचार भेंट करने के लिए आए हैं। हमारा वेतन बढ़ाया, हम लोग बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे और हम लोग उस भेंट को स्वीकार किए और हृदय धन्यवाद देने के लिए आए हैं। मेरा नाम रीना देवी है, मैं गुमला जिला से हूँ, गुमला जिला के कमेटी की महिला अध्यक्ष। आज हम लोग यहाँ हेमंत सोरेन को अपनी दिल से बधाई देने के लिए आए हैं। मैं अपनी दिल से बधाई देती हूँ। 7 साल लड़ाई करने के बाद हम लोग को आज खुशी मिली है। इस खुशी के तौर पर हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर हेमंत सोरेन को धन्यवाद के लिए आए हुए हैं। और हम लोग की आज वेतन बढ़ोतरी हुई है, पर हम लोग की और मांग है जो नियमित ड्यूटी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग खुशी मनाने पहुंचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग सम्मानित करने पहुंचे हैं, क्योंकि 7 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बड़ी खुशी दी गई है। झारखंड राज्य के होमगार्ड जवानों को भी अब पुलिस के समान वेतन मिलेगा। इसे लेकर पूरे झारखंड में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और उसी खुशी की लहर को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कार्य होमगार्ड जवानों के हित में किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह आपने होमगार्ड जवानों के हित में फैसला किया है, झारखंड के होमगार्ड जवानों का महासचिव होने के नाते मैं भी अब वादा करता हूँ कि इस बार फिर से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनाएंगे। वहीं कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना सामने आने के बाद लगभग पूरे देश के डॉक्टर्स हड़ताल पर है। शुक्रवार को हड़ताल का असर जमशेदपुर में भी दिखाई दिया। यहां एमजे मेडिकल कॉलेज के ओपीडी को जूनियर डॉक्टर्स ने बंद करा दिया। वे लोग कोलकाता में मेडिकल छात्रा की नृशंस हत्या का विरोध कर रहे थे। जूनियर डॉक्टर्स ने सुबह से ही ओपीडी के रजिस्ट्रेशन काउंटर को बंद कर दिया, जिससे अस्पताल पहुंचे मरीज को काफी परेशानी हुई। सभी डॉक्टर अस्पताल के परिसर में धरने पर बैठ गए। थोड़ी देर में ओपीडी का रजिस्ट्रेशन काउंटर खुला और मरीजों का रजिस्ट्रेशन भी होने लगा। वहीं सीनियर डॉक्टर जो हड़ताल पर नहीं थे, वे ओपीडी में मरीजों को दिखने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर में जूनियर डॉक्टर एक बार फिर से ओपीडी के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पहुंचे और उसे जबरन बंद करवा दिया। डॉक्टर्स ने ओपीडी के हर एक कमरे में जाकर उसे भी बंद कर दिया। इसके कारण दूर दूर से आए मरीज काफी परेशान दिखे। कुछ मरीजों ने इमरजेंसी में जाकर रजिस्ट्रेशन कराया और तब जाकर उन्हें दिखाने का मौका मिला। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि वे लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और अपनी मांग पूरी होने तक वे लोग हड़ताल पर रहेंगे। अपराधी को जल्द से जल्द सजा और सभी मेडिकल कॉलेज में छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था जब तक नहीं हो जाएगी तब तक वह हड़ताल पर रहेंगे। वास्तव जेडीए प्रेसिडेंट एमजीएम कॉलेज का एक्चुअली जो आर्चकर में जो घटना हुई है रिसेंट, जो कि एक निर्मम हत्या किया गया है आफ्टर रेप, और उसके लिए हम लोग उनके सपोर्ट में हम लोग सरकार के तरफ से चाहते हैं कि उसकी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके जांच की जाए, और उसके लिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। अभी हमने सिर्फ नॉन इमरजेंसी मीन्स की ओपीडी और इलेक्टिव ओटी जो केसेस है उनको बंद किया है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी, सरकार अगर बात नहीं मानती है, तो हम लोग को अंतिम में इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करनी पड़ सकती है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आज से ओपीडी और नॉन इमरजेंसी जितने भी
सेवाएं हैं सब बंद की जाती है और इसके लिए हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक रख रहे हैं। तो मेधा है, मैं पीडियाट्रिक से हूँ। हम लोग ये कहना चाहते हैं एज ए सोसाइटी, एज ए डॉक्टर्स, कि हम लोग एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े हैं, क्योंकि सोसाइटी को डॉक्टर्स के लिए आगे आने में टाइम लगेगा। तब तक के लिए डॉक्टर्स एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े हैं। जो भी चीज़ हो रहा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, किसी भी पार्ट ऑफ कंट्री में हो, अगर हम लोग एक दूसरे के लिए आगे नहीं आएंगे, हम लोग एज अ मास हम लोग प्रोटेस्ट शो नहीं करेंगे, तो हमको नहीं लग रहा सोसाइटी को कोई फ़र्क पड़ने वाला है। क्योंकि नॉर्मल वे में भी डॉक्टर्स काम करते रहते हैं, करते चले जाते हैं, रात दिन सुबह शाम। उनको लग रहा है कि डॉक्टर्स को कोई परेशानी नहीं हो रही है, वो तो ऐसे नॉर्मली भी करते चले जाते हैं, सोसाइटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक हम लोग को क्या दिक्कतें आ रही हैं काम करते समय, हम लोग को सेफ्टी फील नहीं हो रहा है, जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं जिस वर्क प्लेस में, अगर हमको लग रहा है कि वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, और जो भी लोग यहाँ पे हम लोग के साथ काम कर रहे हैं, हम लोग के साथ कुछ हो जाने के लिए हो जाता है अगर कुछ भी, तो फिर उसके लिए भी एटलीस्ट उस टाइम के लिए जब तक जस्टिस नहीं मिलता है तब तक तो सेवाएं हम लोग बंद करके एक विरोध दिखा सकते हैं। तो हम लोग का मुहिम यही है कि जब तक कि जस्टिस नहीं मिलता है, जब तक कि इंश्योरेंस नहीं मिलता है कि सब कुछ सही होगा जिस तरीके से हम लोग चाहते हैं, तब तक हम लोग ये मुहिम बंद नहीं। वहीं बंगाल की खाड़ी में बन रहा साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते झारखंड में फिर से मौसम बिगड़ने वाला है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र मौसम पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड में 18 और 19 अगस्त को भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 18 और 19 अगस्त को होने वाली भारी बारिश को लेकर कुछ रीजनों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब तक पूरे अगस्त में 290 मिलीमीटर बारिश होनी थी, जो अब तक हो चुकी है। अब जो भी बारिश होगी वह एक्सेस बारिश होगी और वह जून जुलाई माह के डेफिशिएंसी को कवर करने में हेल्प करेगी। 1 जून से 16 अगस्त तक अब तक वर्षापात नॉर्मल रेंज में है। अब तक की वास्तविक वर्षापात 581 मिलीमीटर है, जबकि इस अवधि की सामान्य वर्षापात 668 मिलीमीटर है। अब तक 15 जिलों में नॉर्मल रेनफॉल चल रहा है और 9 जिलों में डेफिशिएंट है। इन 9 जिलों में 4 जिले पाकुड़, चतरा, देवघर, लोहरदगा में ज्यादा डेफिशिएंट है। अभी तो झारखंड में जो मौसम है वो तो आप देख रहे हैं कि अगस्त में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है और पूरे अगस्त की बारिश आज 16 तारीख तक में पूरे अगस्त में जितना नॉर्मल बारिश होना चाहिए था 290 मिलीमीटर, वो बारिश झारखंड में हो चुका है। अब जो भी बारिश होगा वो अगस्त में एक्सेस बारिश होगा और वो हेल्प करेगा, जो डिफिशियंसी हम लोगों का जून जुलाई में था उसको अब कवर करने में काफ़ी हेल्प करेगा। और ओवरऑल 1 जून से लेकर आज 16 अगस्त तक जो रेनफॉल है, वर्षापात है, वो नॉर्मल रेंज में है। जो अभी तक जो वास्तविक वर्षापात है वो आपका 581 मिलीमीटर है, जबकि इस अवधि का जो सामान्य वर्षापात है वो 668 मिलीमीटर है। और जो विचलन है, डिपार्चर है, वो आज में -13% है और 15 जिले हैं जहाँ पे नॉर्मल रेनफॉल चल रहा है, 9 जिले हैं जहाँ पे डिफिशिएंट है। इन 9 में से भी 3-4 ही जिले हैं जहाँ थोड़ा सा ज़्यादा डिफिशिएंट है, जिसमें कि पाकुड़, देवघर, चतरा, लोहरदगा है। बाकी जो पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम के इलाके हैं, कोडरमा है, तो ये सब नियर नॉर्मल पे है। तो अभी आने वाले दिनों में भी अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है। और एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो आपको गंगीय पश्चिम बंगाल के आसपास में बना हुआ है, उसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा और उसके कारण झारखंड में भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के ये है कि अभी आने वाले दिनों में भी अच्छी बारिश है और साथ में कुछ जगहों पे भारी बारिश है। और अब बात करें तो 18-19 में भारी से बहुत भारी बारिश की भी फिर संभावना जताई जा रही है। तो जिसको लेके कुछ रीजन में हम लोगों ने ऑरेंज अलर्ट दिया है, कुछ रीजन में येलो अलर्ट दिया है। तो जो डिफिशियंसी है उसमें कमी आने की काफ़ी चांसेस हैं और ये जो बारिश है वो किसानों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वहीं झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की ओर से रांची के IMA भवन सभागार में सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखने को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के उपरांत लिए गए निर्णयों को एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से साझा किया। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह ने बताया कि केंद्र और राज्य से संबंधित उनकी लंबित कई मांगे हैं जो काफी वर्षों से पूरी नहीं हो पाई है। राज्य सरकार उनकी मांगों पर विचार करने की जगह सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रही है,
झारखंड में वैट अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। इसलिए अब एसोसिएशन ने तय किया है कि सभी पेट्रोल पंप मालिक एवं कर्मचारी सांकेतिक आंदोलन के रूप में सर्वप्रथम 15 दिनों तक काला बिल्ला लगाएंगे। इसके साथ ही एक श्वेत पत्र सरकार से संबंधित विधायक और मंत्रियों को जारी कर सौंपा जाएगा। इसके बावजूद भी उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया और मांगे नहीं मानी गई तो 2 सितंबर को पूरे झारखंड का पेट्रोल पंप बंद करने का निर्णय दिया गया है। देखिए, केंद्र और राज्य से संबंधित हम लोगों की बहुत सारी मांगे हैं जो बहुत वर्षों से पूरा नहीं हुआ है। उसी को लेकर के आज बैठक हुई थी और उसी में निर्णय लिया गया है कि जो हम लोगों का डीलर का जो पेट्रोल पंप वालों का जो मार्जिन होता है, अब आप समझ लो कि जो कमीशन हम लोगों को दिया जाता है उसमें एक पेट्रोल पंप डीलर को सिर्फ 25,000 रुपया, आप अगर 2 रुपये लीटर का हमको दे रहे हैं तो उस 2 रुपये के लीटर में हमारा डीलर का अमाउंट सिर्फ 25,000 रुपये महीना है। बाकी जो अमाउंट है उसमें सारी चीज़ें जो बैंक को हम लोग देते हैं, कमीशन देते हैं, जितनी और खर्चाएं होती है, ऑपरेशन लॉस है, हर तरह की खर्चा उसमें समाहित है। हमारे हेड में 25,000, तो अब आप समझिए कि 25,000 रुपया एक पेट्रोल पंप के मालिक को महीना में अगर मिलता है तो क्या है। आज के मैनेजर को हम 20,000 देते हैं और हमें 25,000 मिलता है। तो हम लोगों की ये 7 वर्षों से डिमांड पेंडिंग चल रही है। भारत सरकार इसको अभी तक पूरा नहीं किया है, तो वो हमारी मांग है। अब चूँकि भारत सरकार से मांग है तो उसका माध्यम गवर्नर है, गवर्नर के माध्यम से हम लोग अपना प्रेजेंटेशन केंद्र को भेजेंगे और राज्य सरकार से संबंधित जो मांग है वो राज्य सरकार से काफ़ी दिन से हम लोग प्रयासरत हैं कि हम लोगों की मांग को वो पूरा करें, लेकिन सरकार आश्वासन दे रही है कि हम विचार करेंगे, लेकिन अमल में नहीं ला रहे। हमको वैट रिटर्न से मुक्ति चाहिए जो हमारा पड़ोसी राज्य बिहार ने कर दिया है, लेकिन ये वादा किए बट अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ, जबकि हम बिहार का गजट नोटिफिकेशन भी उनको दे दिए कि भाई देख लीजिए, इसके आधार पर आपको करना है। इधर झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के बैनर तले झारखंड राज्य के तमाम वनरक्षी शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जमशेदपुर में भी जिले भर के वनरक्षियों ने सिंहभूम RCCF कार्यालय परिसर में ही अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। संघ के संयुक्त मंत्री उमेश सिंह ने कहा कि राज्य भर के 1700 वनरक्षी हड़ताल सह धरने पर बैठे हैं। वर्ष 2014 में बने नियमावली के तहत इन सब की बहाली वर्ष 2017 में हुई थी। उस समय नियम के तहत प्रधान वनरक्षी एवं वनपाल के पद पर पदोन्नति के लिए 100% अधिकार वनरक्षियों का था, लेकिन अब नए नियमावली के तहत इसे 100% से घटाकर 50% कर दिया गया है और 50% हिस्से पर सीधे बाहर से बहाली ली जाएगी और इसी का विरोध तमाम वनरक्षी कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। 14 में वन क्षेत्र जितने भी संवर्ग के वनरक्षी हैं उनकी नियुक्ति 2014 में एक नियमावली बनी थी, जिसके तहत 2017 में हुई थी, जिसमें पदोन्नति का पद 2 था। पहला पदोन्नति प्रधान वनरक्षी, दूसरा पदोन्नति वनपाल का था और दोनों में 100% पदोन्नति के से भरे जाने वाला पद था। किंतु अभी 2024 में हमारे वर्तमान सरकार द्वारा उसमें संशोधन करते हुए 50% वनपाल की सीधी भर्ती के लिए नई नियमावली बना दी गई है, जो कि पूर्णतः हम सभी वनरक्षियों के भविष्य से खिलवाड़ है और ये अहितकारी है। कोई भी नियमावली जब बनता है तो वह उस नियमावली से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों के हित के लिए बनता है और उसमें संशोधन भी होता है तो हितकारी होना चाहिए। ये संशोधन पूरी तरह से हमारे सभी वनरक्षी भाइयों के साथ अहितकर और उनके फ्यूचर से या भविष्य से खिलवाड़ है। जबकि बताना चाहेंगे कि हमारे वर्तमान जो सरकार है इनके द्वारा ही यह नियमावली को लाया गया था पूर्व में, तो फिर ऐसी क्या परिस्थिति आई है कि इसमें संशोधन किया जा रहा है, जबकि कई वर्षों से हमारे कई वनरक्षी बंधुगण प्रभारी वनपाल के पद पर बिना आर्थिक लाभ के अपनी सेवा दे रहे हैं।
वह इस मामले में सिंहभूम RCCF स्मिता पंकज ने कहा कि इनकी मांगों से संबंधित मांग पत्र को राज्य सरकार के पास भेजा जा रहा है। वहीं धरने से कार्य पर असर पड़ने के सवाल पर कहा कि थोड़ा बहुत असर तो कार्य पर जरूर पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में वनरक्षियों के अनुपस्थिति में हाथी मानव द्वंद होने की संभावना आदि के सवाल पर उन्होंने कहा कि हाथी के प्रकोप वाले क्षेत्रों में QRT टीम मौजूद है जो स्थिति पर नियंत्रण करेंगे। जैसे आपने देखा है सभी वनरक्षी लोग इधर धरने में बैठे हुए हैं। उनका नियमावली में कुछ संशोधन को लेकर उन्होंने धरने पे बैठा हुआ है। उन्होंने अनुरोध किया है लिखित में कि इनका जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचने के लिए हमारी तरफ से भी पत्र निर्गत करने के लिए, तो उसका हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। आज पहला दिन है तो निश्चित रूप से अगर वनरक्षी वन का जो कार्य नहीं करेंगे तो वो प्रभावित होने का चांसेस से इनकार नहीं किया जा सकता। का असर तो ज़रूर पड़ेंगे, लेकिन हम लोगों का QRT विंग उधर कार्यरत है तो हम उसमें छपलिया में तो डबल किया है, तो मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि वनरक्षी इधर आ गया तो वो प्रॉब्लम उधर नहीं सॉर्ट आउट हो जाएगा। उधर हम काफ़ी अच्छे से उसमें ध्यानपूर्वक उसमें निरीक्षण कर रहा है। वहीं जमशेदपुर के जोगसलाई विधानसभा अंतर्गत बोड़ाम प्रखंड के ग्रामीणों ने झारखंड एवं बंगाल बॉर्डर की सीमा पर बांग्लादेशी घुसपैठ की आशंका जताई है। इसे लेकर शुक्रवार को भाजपा नेता विमल बैठा के नेतृत्व में बोड़ाम की BDO को एक ज्ञापन सौंपा गया। विमल बैठा ने बताया कि बांग्लादेशी झारखंड के कई जिलों में लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। संथाल परगना के जामताड़ा, गिरिडीह, दुमका एवं कई जिलों में घुसपैठ कर संथाल आदिवासी परिवार की महिलाओं से शादी कर उन महिलाओं को जनप्रतिनिधि का चुनाव लड़वा कर उस क्षेत्र में वर्चस्व कायम कर रहे हैं। आदिवासी जमीनों का अतिक्रमण कर रहे हैं। इससे झारखंड में झारखंडियों के अधिकारों का हनन और यहाँ के स्थानीय लोगों का शोषण हो रहा है। भविष्य में झारखंड में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। वर्तमान में झारखंड में गठबंधन की सरकार ने अपने वोट बैंक के कारण बांग्लादेशियों को झारखंड में प्रवेश करने का पूरी तरह से छूट और अधिकार दी हुई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जो घुसपैठी आदिवासी महिलाओं से शादी के बाद उन महिलाओं को जनप्रतिनिधि चुनाव में लड़वा कर जीतने के बाद क्षेत्रों में वर्चस्व कायम कर रहे हैं, वैसे जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को तत्काल रद्द कर दिया जाना चाहिए। झारखंड में झारखंडियों का शोषण और उनके अधिकारों का हनन कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हम लोग जुगसलाई विधानसभा के बोड़ाम के प्रखंड में उपस्थित हुए हैं और बोड़ाम के सभी हमारे ग्रामवासी हर ग्राम से एक दो करके सब यहाँ पहुँचे हैं। जहाँ तक सूचना मिली है कि बंगाल बॉर्डर और झारखंड बॉर्डर जो बोड़ाम प्रखंड में स्थित है, इस बंगाल बॉर्डर में जैसे बंगाल से लोग झारखंड में एंट्री मार रहे हैं, जो हम लोग कुकुरचाड़ी जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर में हमारे झारखंड के पुलिस सही रूप से शायद जांच नहीं कर रहे हैं कि बंगाल से कितने लोग यहाँ घुसपैठी कर रहे हैं। हम लोग को आशंका है कि बांग्लादेशी घुसपैठ यहाँ पे हो रहा है और इस मार्ग से वो जमशेदपुर और झारखंड में एंट्री मार रहे हैं। तो इस कारण आज हम सभी ने BDO मैडम को एक लिखित रूप से शिकायत दिया है और जांच करने का निवेदन किया है कि जो लोग भी बंगाल से झारखंड में बोड़ाम होकर आ रहे हैं उनकी जांच की जाए और ये पता किया जाए कि वो किस लिए आ रहे हैं और उनका गाड़ी का पेपर भी जांच किया जाए। क्योंकि जब हम लोग झारखंड से बंगाल जाते हैं तो हर झारखंडी का पेपर यहाँ चेक होता है बंगाल में, यहाँ तक कि उसका धुआं परमिट भी चेक किया जाता है, गाड़ी पेपर भी चेक किया जाता है। मगर जब बंगाल से झारखंड में लोग एंट्री मारते हैं तो उनका पेपर चेक नहीं हो रहा है सही से। हम लोग को जहाँ तक सूचना मिला है कि कुछ घुसपैठी हो रही है, हम लोग निवेदन करने के लिए आए हैं और जांच की मांग करने के लिए आए हैं और इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग अभ्यर्थी संघ की ओर से अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर राजधानी रांची स्थित JPSC कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान काफी संख्या में अभ्यर्थी संघ से जुड़े परीक्षार्थी मौजूद थे। प्रदर्शन में शामिल परीक्षार्थी हाथों में अपनी मांगों से जुड़े पोस्टर बैनर लिए हुए थे। परीक्षार्थियों ने कहा कि 30 जुलाई 2024 को JPSC कार्यालय द्वारा रिजल्ट प्रकाशित करने का नोटिस जारी किया गया था।
कहा गया था कि अगस्त के दूसरे सप्ताह में जेपीएससी मेंस परीक्षा 11वीं और 13वीं का रिजल्ट जल्द प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट प्रकाशित नहीं होने पर छात्रों का सब्र टूट गया और आज कार्यालय का घेराव किया गया। छात्रों का कहना है कि झारखंड में 20 चुनाव होना है। राज्य में आचार संहिता लागू होने से पहले जेपीएससी मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित होना चाहिए। छात्रों ने कहा कि 22 अगस्त तक रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए। एक्चुअली में जो अभी 11वीं से 13वीं जेपीएससी का जो मेंस का एग्जाम हुआ है और वो 24 जुलाई को संपन्न हो चुकी है, तो इसका रिजल्ट अभी अवेटेड है। और सबसे बड़ी यहाँ पर जो बात निकल के आई है कि आयोग की तरफ से 31 जुलाई को एक नोटिफिकेशन आया और उस नोटिफिकेशन में कहा गया कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त हम लोग जो मेंस का रिजल्ट को पब्लिश करेंगे और सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे। तो जब समय दिने दिन बीत जा रहा है, तो ऐसे में छात्र संचय में है कि आखिर अब विलंब क्यों? आयोग का ही नोटिफिकेशन पर सवाल उठ रहा है कि विलंब क्यों? इसलिए हम लोग आज एक टीम के साथ अध्यक्ष महोदया से मिलने के लिए आए हैं और बात करने आए हैं कि आखिर क्या है ऐसा। जेपीएससी अपना हर कार्य ईमानदारी पूर्वक कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार आयोग के द्वारा ये जो शब्द बताया गया कि परीक्षा जो, आप देखिए ये जो दिया गया ना कि द्वितीय सप्ताह में इंटरव्यू प्रारंभ होगा, लेकिन आज तृतीय सप्ताह समाप्त हो रहा है और मैडम के कार्यकाल 22 तारीख को समाप्त हो रहे हैं। तो सभी छात्रों का मांग है कि 22 तारीख तक से पहले, मतलब आज ही सब लोग, बच्चे में बहुत उत्साह था कि जिस प्रकार आयोग के द्वारा 31 जुलाई को नोटिस जारी किया गया, उस नोटिस में स्पष्ट बताया गया था कि इंटरव्यू द्वितीय सप्ताह में प्रारंभ हो जाएगा। तो सबके अंदर एक उत्साह का माहौल था कि कम से कम मैडम के टेन्यूर में ये रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा, क्योंकि मैडम हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं बहुत ही ईमानदार आदमी है, हर कार्य ईमानदारी से किए हैं और हर एक इसका जो विसंगतियां हैं उसको दूर कर करके एक आयोग की छवि को सकारात्मक बनाने का प्रयास किए हैं। भी मूल मांगों को रखेंगे और हम लोग अध्यक्ष महोदय और मेंबर के आगे का रूप अगर हमें लिखित रूप से मिल जाएगा तो हम यहाँ से खुशी खुशी चल देंगे। जैसे बच्चा नहीं मिलेगा तो हम लोग और भी प्रयास करेंगे। देखिए, जब तक प्रयास नहीं करेंगे हमारी मांग पूरा नहीं होगी। इधर चक्रधरपुर रेल मंडल में रेल कर्मी ऑन ड्यूटी शराब पीकर काम कर रहे हैं, वो भी ऐसी जगह जहां ट्रेन परिचालन और रेल पटरी की सुरक्षा की जिम्मेदारी रेल कर्मी की है। मामला चक्रधरपुर रेल मंडल के भोया रेल फाटक का है। यहां स्वतंत्रता दिवस के दिन फाटक में जमकर बवाल हुआ। ये बवाल इसलिए मचा क्योंकि रेल फाटक 2.5 घंटे तक बंद था और सड़क पर राहगीर परेशान थे। जब राहगीरों ने रेल फाटक के गेटमैन से बात की तो वह गाली गलौज करने लगा और राहगीरों से बहस करने लगा। जब राहगीरों ने गेटमैन से कहा कि वह शराब पीकर ड्यूटी कर रहा है तो वह कहने लगा, हाँ पीकर ड्यूटी करता हूँ, तुम मेरा क्या कर लोगे? इसके बाद भी गेटमैन रुका नहीं, वह राहगीरों को धमकी देने लगा, जिसके बाद लोगों ने भोया रेल फाटक में जमकर बवाल काटा। इसकी जानकारी चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम से लेकर सीनियर डीसीएम तक को दी गई, लेकिन तत्काल किसी ने भी मामले पर संज्ञान नहीं लिया, जिसके बाद रेल मंत्रालय को टैग कर ट्वीट किया गया, जिसके बाद इस पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया गया। जानकारी मिली है कि भोया रेल फाटक रोजाना 2 से 3 घंटे तक लगातार बंद रहती है। नौकरी पेशा, छात्र, मजदूर, मरीज आदि राहगीर इस फाटक में आकर फंस जाते हैं और फाटक खोलने का इंतजार के सिवाय कुछ नहीं कर पाते हैं। रेल फाटक के गेटमैन ने ये भी कहा था कि उनके ऊपर बड़े अधिकारी हैं जो उन्हें गेट खोलने का आदेश नहीं देते हैं, इसलिए फाटक को देर तक बंद रखना पड़ता है। अब ये समझ से परे है कि रेल फाटक को रेलवे के अधिकारियों के द्वारा 2 से 3 घंटे बंद रखना कहाँ तक जायज़ है। बहरहाल दबाव बढ़ने के बाद मंडल के सीनियर डीसीएम ने गेटमैन पर जांच कर कार्रवाई की बात कही है। जो मेरा जो सुपीरियर है स्टेशन मास्टर गाड़ी चलाता है, देखिए सेक्शन में हम लोग तो मामूली गेटमैन है, ग्रुप डी का है ना। लेकिन आपके ऊपर आज सब जनता बोला कि आप ड्रिंक क्यों हुए हैं और ड्रिंक करके आप सवाल। हो सकता है भैया, हम ड्रिंक किए, हो सकता है मेरा ऑफिसर आएगा जब वो चेक करेगा हम ड्रिंक किए नहीं किए, ठीक है, वो तो मेरा ऑफिसर जो है हम ड्रिंक किए नहीं किए हैं, लेकिन हकीकत में आपका सामने हम जिंदा है ना यार, आपका सामने हम जिंदा है ना यार। आपका खोलने का कारण मान लीजिए हम ड्रिंक किए नहीं किए, नहीं है भैया, अभी मेरा सुने आम जनमानस आज परेशान है, कोई डिलीवरी पेशेंट है, अभी मेरा ऊपर नहीं है भैया। मेरा चीफ को हम फोन कर दिए, वो लोग आएगा गेट खोलेगा भैया। आपका नाम मेरे साथ जो भी एक्शन होगा, मेरा नौकरी जाएगा तो जाएगा। आपका परिचय और आपका हम तो बोले ना भैया, मेरा नाम चंपेश है, स्टेशन मास्टर गाड़ी चलाता है, देखिए ना उसका आदेश में हम लोग गेट बंद करते हैं।
और उसी का आदेश में हम लोग गेट भी खोलते हैं। अब दोनों गाड़ी देखिए छोड़ दिया, हमको आदेश ही नहीं है। अच्छा तो गेट नहीं बंद करें आप लोग का, आम पब्लिक एक्सीडेंट हो जाए कि नहीं। आप जानिए लक्ष्मण जी, ये रोज का लक्ष्मण जी रोज का जाओ ना तुम पता तो गेट रूम भर ये रोज का ऐसा हालत रहता है। डेली का हम लोग ये तो नया गेट बन के अभी डेट ऑफ कमीशन या देख लीजिए, हम दिखा रहे हैं। हम लोग यहाँ से कितना किलोमीटर है? 2 बजे पकड़े हैं जस्ट। नहीं आप ड्रिंक किए हुए हैं ये पता चल रहा है, अभी बता रहा है आपको। हाँ तो हम ड्रिंक किए भाई, वो मेरा रेल एक्शन लेगा। हाँ तो लेकिन हम तो काम तो सही कर रहे हैं। आप ड्रिंक किए हैं तो काम तो सही कर रहे हैं। स्टेशन मास्टर के ऊपर जरा जिम्मेदारी होना चाहिए। स्टेशन मास्टर को यहाँ पे अपना जो भी नियम कानून जो है हो रहा है प्रॉब्लम, तो यहाँ पे उसका सोल्यूशन कैसे किया जाना चाहिए वो उन लोग को बताना चाहिए। महिला पुलिस अधिकारियों का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन 23 और 24 अगस्त को रांची के डोरंडा स्थित जैपवन के शौर्य सभागार में आयोजित किया जाएगा। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीएम की पहल पर यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसका थीम महिला पुलिस सेवा, सुरक्षा एवं सम्मान रखा गया है। इस सम्मेलन में राज्य के 200 से अधिक डेलीगेट्स भाग लेंगे, जिसमें राज्य के सभी जिला और इकाई से आरक्षी, हवलदार, सहायक पुलिस निरीक्षक, अवर निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक शामिल होंगे। डीजीपी ने कहा कि हाल के दिनों में महिला पुलिस अधिकारी एवं कर्मियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। महिला पुलिस कर्मियों के सहयोग से अपराध नियंत्रण, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम एवं समाज में सुरक्षा की भावना उत्पन्न होता दिख रहा है। इसके लिए राज्य के सभी जिलों में महिला थाना का सृजन किया गया है, जहां महिलाएं अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को निर्भीक होकर महिला पुलिस पदाधिकारी को अवगत करा रही है, जिसका उन लोगों के जरिए संवेदना पूर्वक निराकरण किया जा रहा है। डीजीपी ने कहा कि सम्मेलन में महिला अधिकारियों की चुनौती, उपलब्धि एवं भविष्य की कार्य योजना पर सम्मेलन में विशेष तौर पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन के दूसरे दिन 24 अगस्त को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इस दौरान महिला पुलिस कर्मियों से जुड़ा मेमोरेंडम मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। और सम्मान, सेवा, सुरक्षा और सम्मान। सेवा माने एक हमारी पुलिसकर्मी एक अन्य पुलिस की तरह और एक महिला की तरह समाज की महिलाओं की सेवा करे, समाज के अन्य लोगों की भी सेवा करे। सुरक्षा, हमारी पुलिसकर्मियां महिलाएं जो है वो सुरक्षा प्रदान करें। और सम्मान, कहीं ना कहीं एक व्यवस्था में कभी कभी महिलाओं को विशेषकर यूनिफॉर्म सर्विसेज में एक ऐसा एक इंप्रेशन बनता है कि शायद उनको उचित सम्मान नहीं मिल पाता है, या उनको उचित स्थान नहीं मिल पाता है, या उनके जो मेल कुलीग के साथ यदि कंपेयर किया जाए तो शायद उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वही पद प्राप्त करने। इन चीज़ों पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ये सम्मेलन में करीब 200 डेलीगेट्स, हम इनको पार्टिसिपेंट नहीं बोल रहे, हम इनको ट्रेनी नहीं बोल रहे, हम इनको डेलीगेट बोल रहे हैं। और डेलीगेट शब्द को लाने का एक विशेष उद्देश्य है। हमारे पूरे राज्य के 24 जिले, हमारी 10 बटालियंस और हमारे यूनिट CID, स्पेशल ब्रांच, एंटी करप्शन ब्यूरो या फिर और जो IRB या और जितनी भी संस्थान हैं, सभी संस्थानों से हम लोग कुछ महिलाओं को चिन्हित करके डेलीगेट के रूप में इस पूरे कार्यक्रम में निमंत्रित कर रहे हैं। और ये महिलाएं यहाँ आने से पूर्व अपने अपनी संस्थान में वहाँ की महिलाओं से और पुरुषों से भी एक चर्चा के दौरान ये जानने का प्रयास करेंगी कि इनके यूनिट में महिलाओं की क्या समस्या है। मैं एक पहले स्पष्ट कर दूँ, ये इस पूरे कार्यक्रम के 2 उद्देश्य हैं। महिला फॉर महिला पुलिस एंड महिला फॉर महिला, दोनों है। तो हम जो है सिर्फ अपने पुलिस की महिलाओं का ही बढ़ोतरी नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम ये भी चाहते हैं कि हमारी पुलिस की महिलाएं समाज की महिलाओं के प्रति भी और जागरूक हों और संवेदनशील और प्रयासरत हों और अप्रोचेबल हों। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्घाटन 23 तारीख को किया जाएगा। उद्घाटन समारोह की कुछ अभी जो डिटेल्स है वो भी करना बाकी है, परंतु 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री झारखंड और उनकी पत्नी जो कि विधायिका भी नाम लेंगे, दोनों से हम लोग ये सुमन गुप्ता मैडम गई थी माननीय मुख्यमंत्री को इन्वाइट करने के लिए, और मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष स्वीकार किया है इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए।
और मैं ये भी बता दूं कि इस कार्यक्रम में ये आईपीएस का प्रोग्राम नहीं है, ये डीएसपी का प्रोग्राम नहीं है, ये दरोगा का प्रोग्राम नहीं है, ये महिलाओं का प्रोग्राम है। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में एक अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग तेज हो गई है। इसे लेकर घाटशिला जन अधिकार मंच और विभिन्न सामाजिक संगठन आगामी 24 अगस्त से मुसाबनी बस स्टैंड सिद्धू कानू चौक पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने जा रहे हैं। मुसाबनी में अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग कई दिनों से यहां के लोग करते हुए आ रहे हैं। इसे लेकर पिछले दिनों घाटशिला जन अधिकार मंच द्वारा प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन भी किया गया था। मोर्चा ने विधायक एवं स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा था। वहीं मांग नहीं पूरी होने पर मंच द्वारा 24 अगस्त को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा की गई थी। मंच के मोहम्मद गुलाम ने बताया कि मुसाबनी में बंद पड़े हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के 350 बेड का हॉस्पिटल बेकार पड़ा हुआ है। सरकार चाहे तो उसे ही अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में खोल सकती है। इसके खुलने से आसपास के मुसाबनी, डुमरिया एवं बूढ़ाबांदा प्रखंड के ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। मुसाबनी से ज्यादातर लोग इलाज करने के लिए 12 किलोमीटर का रास्ता तय कर केंद्राडीह स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं या फिर जमशेदपुर की ओर जाते हैं। कई बार रास्ता तय करने के क्रम में कई मरीज की जान भी जा चुकी है। इसको देखते हुए मंच द्वारा अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को लेकर 24 अगस्त को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय किया गया है। अतिरिक्त एक स्वास्थ्य केंद्र का डिमांड करीब 6 महीना से हम लोग कर रहे हैं आंदोलन, और इसका विधायक को भी हम लोग लिख के दिए, एमपी साहब को भी लिख के दिए, वीडियो का वहाँ पे एक दिवसीय धरना दिए, और स्वास्थ्य मंत्री हमारे झारखंड के बन्ना गुप्ता जी को भी हम लोग दिए। आश्वासन तो मिला है, लेकिन अभी तक इसमें कोई पहल नज़र नहीं आ रहा है। और गुड़ाबांधा, डुमरिया और मुसाबनी, ये तीनों प्रखंड का एकमात्र SCL/ICC द्वारा जो हॉस्पिटल था, ये लाइफ लाइन था यहाँ पे। और यहाँ पे 350 बेड का इतना बड़ा हॉस्पिटल आज खंडर में तब्दील हो रहा है। यहाँ का जो लोग है वो मतलब बेमौत मारा जा रहा है। ना उनका पास आमदनी है जमशेदपुर जाने के लिए, ना केंद्राडीह। यहाँ से एक जो स्वास्थ्य केंद्र था उसको भी यहाँ से 12 किलोमीटर दूर केंद्राडीह में ये कर दिया गया। अब इसका लेके यहाँ पे जो लोग हैं, अभी हमारे बीच जो ताज़ा उदाहरण है यहाँ के उप प्रमुख काकुली घोष जी का जो निधन हुआ, वो हार्ट अटैक इलाज का लेके, अगर वहाँ उसको सही ट्रीटमेंट मिल जाता तो शायद वो बच जाती। ऐसा अनेक लोग हैं जिसका बिना इलाज के लेके यहाँ से जमशेदपुर जाने में रास्ते में ही उनका देहांत हो गया। इसलिए हम लोग आज ये मतलब आज नहीं 24 अगस्त को यहाँ पे अगर हम लोग का डिमांड, अगर ये यहाँ हमारे पूरे मुसाबनी क्षेत्र का अगर डिमांड पूरा नहीं होता स्वास्थ्य मंत्री द्वारा, तो हम लोग अनिश्चित काल भूख हड़ताल में सिद्धू कानू बस स्टैंड में हम लोग बैठेंगे। किसका बैनर तले होगा? ये घाटशिला जन अधिकार मंच और जो भी सामाजिक संगठन है जो हमारा साथ देना चाह रहे हैं, हमारे मुसाबनी लोगों का जितना सहयोग है वो सब हम लोग को मिल रहा है। और जितना राजनीतिक पार्टी है हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। और मुसाबनी, डुमरिया और गुड़ाबांधा का जो लाइफ लाइन जो SCL/ICC द्वारा 350 बेड का जो हॉस्पिटल था, यहाँ पे अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए। और ये हम एक RTI भी डाले थे जो 17 एकड़ में ये पूरा क्षेत्रफल आता है इसमें। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने देशवासियों को, अपने प्यारे झारखंड वासियों को, चंदन कैरी मेरे विधानसभा क्षेत्र के वासियों को, बोकारो जिले के वासियों को। यह स्वतंत्रता बड़े ही कठिन संघर्ष के बाद हमें मिली है। आज जिस तरह से हालात हैं अपने पड़ोसी देशों में, इससे हमें अपने स्वतंत्रता का महत्व समझ में आता है। हम अपने संविधान की ताकत को, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को और ज़्यादा ईमानदारी के साथ एक नागरिक होने के नाते हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, ऐसा संकल्प लेने के लिए आप सभी को एक बार पुनः आग्रह करते हुए स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।